इससे पहले कि अनु कुछ जवाब देती, सुषमा जी वहां आ गईं। उन्होंने गीता जी को देखते हुए कहा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? गीता जी को ये बात मालूम नहीं थी कि सुषमा जी को अब सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने अनु की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं बहन जी, मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी। काफी दिन हो गए, ये घर भी नहीं आई। सुषमा जी को सिर्फ शादी की सच्चाई पता चली थी। उन्हें ये नहीं मालूम था कि गीता जी कितनी लालची औरत हैं, इसलिए उन्हें गीता जी की बात पर यकीन हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े कोमल शब्दों में कहा, मेरी वजह से बेचारी कहीं निकल नहीं पाती। वैसे मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूँ कि आप नानी और मैं दादी बनने वाली हूँ। लेकिन ये क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद गीता जी खुश होने के बजाय घबराकर उठ खड़ी हुईं। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बेवकूफ़ लड़की, तू माँ कैसे बन सकती है? क्या तुझे मालूम नहीं कि? इतना कहते ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। वो तुरंत अपने हाव भाव पर काबू पाते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गईं। सुषमा जी साफ दिल की महिला थीं। उन्हें गीता जी की इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि आज उन्हें ये बात मालूम थी कि अनु की शादी महज एक समझौता है। उन्हें लगा कि गीता जी को इस बात की फिक्र हो रही होगी कि अगर उनकी बेटी माँ बन जाएगी और बाद में विराट ने उसे छोड़ दिया, तब उसका भविष्य क्या होगा। उन्हें लगा कि ये एक माँ के मन की स्वाभाविक चिंता है। उन्होंने कहा, देखिए, आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जीते जी मेरी बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तभी तो आपके जीते जी कैसे जाएगी, क्योंकि आपके लिए ही तो ये शादी रचाई गई है। लेकिन आपके बाद मेरी बेटी का क्या भविष्य होगा? गीता जी ने कुढ़कर और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सुषमा जी से अपनी माँ को इस तरह बात करते देख अनु को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ किसी के समझाने से समझने वाली नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सुषमा जी ने गहरी नज़रों से गीता जी को देखते हुए कहा, आप एक माँ हैं, इसलिए अपनी बेटी के लिए आपकी चिंता जायज़ है, परंतु आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रहूं या ना रहूं, अनु हमेशा इस घर की बहू रहेगी। यही नहीं, मेरी सारी प्रॉपर्टी की मालिक सिर्फ और सिर्फ अनु और उसके बच्चे होंगे। आपको अनु के भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुषमा जी की बात सुनकर गीता जी को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। खुली आंखों से उन्हें अपना सुनहरा भविष्य नजर आने लगा। सुषमा विराज टेक्सटाइल, सुषमा विराज कॉरपोरेशन, सुषमा विराज क्लॉथ मिल, सुषमा विराज हेल्थ सेंटर, मेगा मार्ट और न जाने क्या क्या। गीता जी दिन में ही सपने देखने लगीं कि इन सारी कंपनियों की मालकिन उनकी बेटी और वो खुद हैं। क्या हुआ? आप किस सोच में डूब गईं? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सुषमा जी की बात सुनकर गीता जी जैसे होश में आईं और अपनी खुशी को छुपाते हुए बोलीं, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं अब अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बेफिक्र हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए कि हम दादी और नानी बनने वाले हैं। इतना कहते हुए गीता जी ने अर्थपूर्ण नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा। अनु अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो समझ रही थी कि इस वक्त उसकी माँ यहाँ सिर्फ पैसे लेने आई हैं। लिहाजा उसने इशारे में उन्हें समझाने की कोशिश की। घर पर बाबूजी अकेले परेशान हो रहे होंगे माँ, आप घर जाइए। मैं कोशिश करूंगी कि आज शाम को ही विराट के साथ घर आऊं। वैसे भी मुझे बाबूजी से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। गीता जी अपनी बेटी का इशारा समझ गईं और अगले ही पल सुषमा जी से आज्ञा लेकर घर जाने के लिए उठ खड़ी हुईं। अपनी माँ के जाने के बाद अनु ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए संजीदगी से नज़रें झुकाकर कहा, ये आपने ठीक नहीं किया मम्मी जी। क्या हुआ? मैंने क्या ठीक नहीं किया? आपको मेरी माँ से ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं हमेशा यहीं रहूंगी और आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाली हैं। सुषमा जी ने गंभीर और दृढ़ होते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तुमने बाकायदा फेरे लेकर विराट के साथ शादी की है। कानूनी तौर पर तुम उसकी पत्नी हो और अब तो तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। ऐसे में दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकती। सुषमा जी ने जब ये बात पूरी दृढ़ता के साथ कही तो अनु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ऐसा नहीं हो सकता मम्मी जी, क्योंकि विराट जी के दिल में मेघा बसती है। आप मुझे भले ही जबरन इस घर में रोक लें, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी और दिल में मेरे लिए जगह नहीं बना सकती। सुषमा जी ने कहा, देखो अनु, इस वक्त तुम्हारे लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। रिस्क तो तुम्हें लेना ही होगा। या तो विराट मेघा को छोड़कर तुम्हें और अपने बच्चों के साथ इस प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, या फिर वो मेघा को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। मैं यही तो नहीं चाहती। मेरी वजह से माँ बेटे के बीच दूरियां आएं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और फिर आप भी अपने बेटे से दूर होकर कभी खुश नहीं रह पाएंगी। फिलहाल तुम मेरी नहीं,
खुद की सोचो, तुम इस घर को छोड़कर जाओगी तब भी अकेली और दुखी ही रहोगी, और अगर यहाँ मेरे साथ इस घर में रहोगी तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में विराट तुम्हारे पास लौट आए। इससे पहले कि अनु उनकी बात का कोई जवाब देती, उसने देखा कि विराट उनकी तरफ ही चला आ रहा है, इसलिए वो चुपचाप उठकर वहां से चली गई। किशोरी लाल का घर। गीता जी जब अपने घर पहुंची तो खुशी के मारे उनका चेहरा दमक रहा था। उनकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कान बता रही थी कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। इस वक्त सपना रसोई के काम में जुटी थी और कविता घर की साफ सफाई कर रही थी। नेहा भी अपने हिस्से की रसोई में काम कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब से सुधांशु ने अपना बिजनेस शुरू किया था, तब से दोनों पति पत्नी अपना चूल्हा चौका अलग कर चुके थे। इसलिए अपनी किचन से सास को इतना खुश देखकर नेहा सोचने पर मजबूर हो गई कि हर वक्त रोती बिलखती रहने वाली उसकी सास आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही है। कहीं कोई लॉटरी तो नहीं लग गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनसे पूछे तो कैसे पूछे। तभी गीता जी ने ख्याली पुलाव पकाते हुए प्रसन्नचित्त होकर कहा, हमारे दुख और परेशानी के दिन अब खत्म हो गए। अब तो तू मुझे ये बता कि तुझे अपनी सेवा के लिए कितने नौकर चाहिए। ये सुनकर नेहा के साथ साथ बाकी लोगों के भी होश उड़ गए। सपना ने अपनी माँ की बात सुनकर मुंह बनाया और वापस अपने काम में लगते हुए बोली, कहीं सुबह सुबह भांग तो नहीं खा ली है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? लगता है खुली आंखों से सपना देख रही हैं आप। कविता ने उपहास उड़ाने वाले अंदाज में कहा और खाना बनाने में व्यस्त हो गई। कोई बात नहीं, मेरी बात पर यकीन मत करो। वैसे भी समय आने पर तुम खुद देख लोगी, अभी से मैं क्या कहूँ। इतना कहकर गीता जी आंगन में रखी आराम कुर्सी पर अधलेटी हो गईं और आंखें बंद करके भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गईं। इसके साथ ही वो सोच रही थीं कि आखिरकार अनु ने साबित कर ही दिया कि वो मेरी ही बेटी है। विराट को अपने जाल में फंसाकर उसने तो कमाल ही कर दिया। इतना ही नहीं, बच्चे की खुशखबरी देकर उसने अपनी सास को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। वाह मेरी बेटी, जुग जुग जियो। वहीं नेहा का शातिर दिमाग कह रहा था कि उसकी सास ख्याली पुलाव पकाने वाली औरत नहीं है। जरूर कोई बड़ी बात हुई है जिसकी वजह से वो इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रही हैं। अगर सचमुच ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे अब अपना पासा पलटते हुए इन्हें अपनी तरफ करना होगा। सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैंने उनकी बात सुनी ही नहीं है, और फिर धीरे धीरे अपने झूठे प्यार के सहारे इन्हें अपने जाल में फंसाना होगा ताकि ये राज की बात मुझे बता सकें। नेहा यही सोचते हुए जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। आज विराट ऑफिस से जल्दी निकल गया था क्योंकि मेघा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मिलना तो विराट भी चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का डर था कि वो फिर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। उसने जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का काम खत्म किया और निकल पड़ा। वो जब होटल पहुंचा तो उसने देखा कि मेघा उसी का इंतजार कर रही थी। टेबल पर अभी अभी वेटर 2 कप कॉफी रखकर गया था। विराट को देखते ही उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आई। उसने कॉफी का एक मग विराट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो, कम से कम तुम मुझसे मिलने तो आए, वरना मैं तो सोच रही थी कि तुम अपनी मम्मी और उस सोकॉल्ड बीवी के साथ बैठकर आने वाले बच्चे के सपने बुन रहे होगे। बगैर ताना मारे तुम कोई बात नहीं कर सकती क्या? जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी इसमें बराबर की जिम्मेदार हो। विराट ने भी गुस्से से उसे देखते हुए कहा तो मेघा खामोश हो गई। वो नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो उससे कोई बहस करे, किसी भी तरह वो उसे हासिल करना चाहती थी। जो हुआ सो हुआ। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अनु ही उनकी बहू है। उसकी बात सुनकर विराट पल भर के लिए चुप हो गया। वो जानता था कि मेघा ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। उसकी मम्मी कभी भी अनु को घर से बाहर नहीं निकालेंगी, और अब तो किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि उनकी बरसों की तमन्ना जो पूरी होने जा रही है, अनु उन्हें इस घर का वारिस देने जा रही है। तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। क्या कहूँ? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ तो वैसा ही चल रहा था जैसा हम लोग चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर आकर सब कुछ गड़बड़ हो गया। विराट ने एक गहरी सांस लेते हुए मेघा से कहा। मेघा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, खुद से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, तुम दोनों ने किया है। जब तुम्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ये गरीब और छोटे लोग किस किस्म के इंसान होते हैं, तो तुम्हें उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए था। तुमने उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। कूल डाउन बेबी, तुम इतना टेंशन मत लो, मैं आज ही मम्मी से जाकर बात करूंगा, विराट ने मेघा को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। तभी जैसे मेघा को कुछ याद आया, उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए गुस्से में पूछा, और हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी।
तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी माँ के कैंसर की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टरों ने सिर्फ 2 साल का समय दिया है। ऐसे में वो ठीक कैसे हो गई? विराट ने उसके सवालों से चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था? अगर मुझे ये बात मालूम होती कि मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ड्रामा ही क्यों करना था? मैं खुशी खुशी तुम्हारा इंतजार कर लेता। उनकी बात सुनकर मेघा पल भर के लिए चुप हो गई। जब से उसने ये सुना था कि अनु मां बनने वाली है, तब से वो अंगारों पर लौट रही थी। छोड़ो इन बातों को, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी मम्मी ने उसे घर से बाहर निकालने से मना कर दिया, तब तुम क्या करोगे? मेरा दिमाग इस वक्त सुन्न है मेघा, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात का क्या जवाब दूँ? लेकिन हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अनु हमारी खुशी के लिए खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। वह किसी भी तरह मम्मी को मना ही लेगी। न जाने क्यों, अनु की तारीफ मेघा को बर्दाश्त नहीं हुई। कॉफी के मग पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए उसने गुस्से से कहा, अच्छा, तो तुम्हें उस लड़की पर इतना यकीन है? विराट ने धीरे से कहा, अनु सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके लिए गलत क्यों सोच रही हो? मैं तो हमेशा उसका एहसानमंद रहूंगा कि उसकी वजह से ही मम्मी लगभग ठीक हो गई थीं। लेकिन उस रात की घटना के बाद अब उनकी कंडीशन क्या है, ये तो उनकी रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। उसे सचमुच अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। काश वो मर ही जाती तो ठीक रहता। उसके बाद तो मैं उस 2 टके की लड़की को धक्के मारकर घर से निकाल देती। मेघा ने मन ही मन भुनभुनाते हुए कहा। विराट ने उसे भुनभुनाते देखा तो पूछ बैठा, कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, उसने घबराकर कहा और खुद से सोचने लगी, थैंक गॉड इसने मेरी बात नहीं सुनी, वरना अपनी मम्मी के लिए ऐसी बात सुनकर ये मुझसे ही अपना रिश्ता तोड़कर चला जाता। चाहे कुछ भी हो जाए विराट, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। वहीं विराट भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि फिलहाल स्थिति को वो कैसे संभाले। विराट ने मेघा से कह तो दिया था कि मैं मम्मी से बात करूंगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी अनु ने उसे आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर विराट के कदम वहीं रुक गए और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो सोचने लगा कि कहीं अनु बच्चे के संबंध में कोई बात तो नहीं करना चाह रही है। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अनु अगर मां बनने वाली है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नशे में धुत वो खुद पर काबू नहीं रख पाया था। विराट अपने इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उसे खामोश देखकर अनु खुद ही उसके पास आ गई। विराट जी, मैं कह रही थी कि आज मम्मी की रिपोर्ट आने वाली है। अगर ऑफिस जाने से पहले आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर साहब से मिल लेते तो अच्छा रहता। यह सुनकर विराट की जान में जान आई। अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं बेटा होकर भी ये बात भूल गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अनु को मम्मी की कितनी फिक्र है। थैंक यू अनु, मुझे याद दिलाने के लिए, वरना मैं तो सचमुच भूल गया था। मैं पहले हॉस्पिटल ही जाता हूँ। इतना कहते हुए वो निकलने ही वाला था कि पीछे से सुषमा जी की आवाज आई, अब अगर हॉस्पिटल जा ही रहे हो तो अनु को भी साथ ले लो। नहीं, जरा 1 मिनट रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। अनु का भी पूरा चेकअप कराना है। इतना कहते हुए वो विराट के पास आईं और अनु को भी साथ चलने को कहा। अनु हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन सुषमा जी की बात काटने का उसमें साहस नहीं था। थोड़ी देर में सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। सबसे पहले सुषमा जी अनु को लेकर दूसरे विंग में गईं और उसका पूरा चेकअप कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर उन्हें बहुत तसल्ली हुई। डॉक्टर ने ढेर सारी दवाइयों के साथ ये हिदायत भी दी कि इनका पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक तो इनका बीपी लो है और दूसरा हीमोग्लोबिन कम है। वहां से निकलकर विराट सीधे कैंसर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने जैसे ही विराट को देखा, सुषमा जी की रिपोर्ट निकाल ली। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए मिस्टर विराट, हम इसे पूरी तरह ठीक तो नहीं कह सकते, क्योंकि वजह चाहे जो भी रही हो, उनकी बीमारी फिर से लौट रही है। डॉक्टर की बात सुनकर विराट के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने बड़ी बेचैनी के साथ सवाल किया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो पिछली बार कहा था कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और बस उन्हें आराम की जरूरत है। तो फिर ऐसा कैसे? ये तो शुक्र था कि इस वक्त सुषमा जी अनु को लेकर बाहर थीं। वो उसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए उसे इस अस्पताल में नहीं लाना चाहती थीं, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन का खतरा रहता है। डॉक्टर ने विराट को समझाते हुए कहा, हम भी सिर्फ डॉक्टर हैं मिस्टर विराट, भगवान नहीं। अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि कई मामलों में मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और कई मामलों में ये बीमारी फिर से लौट आती है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? विराट ने बेचैन होकर पूछा। भगवान ने चाहा तो फिर से ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल हमें फिर से उनकी कीमोथेरेपी करनी होगी। इतना कहते ही डॉक्टर ने सुषमा जी की कीमोथेरेपी के लिए तारीख दे दी और उन्हें उस दिन लेकर आने को कहा। विराट चुपचाप उठकर बाहर चला आया।
वो सोच रहा था कि ये तकदीर भी उसके साथ कैसा खेल खेल रही है। सब कुछ ठीक था, घर में खुशियां ही खुशियां थीं। फिर अचानक अनु का मां बनना और मेघा के भारत लौटने के बाद मम्मी और अनु के साथ इस तरह का तनाव पैदा होना। मैं क्या करूं? मेघा का हाथ पकड़ता हूं तो मम्मी टूट जाएंगी और शायद अपनी सांसें भी हार बैठें। अगर मम्मी के लिए सोचता हूं तो न जाने मेघा क्या कर बैठे। भले ही मैं एक साथ रहते हुए भी अनु से कोई रिश्ता न रखूं, लेकिन समाज की नज़रों में तो हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी उधेड़बुन में खोया हुआ विराट अस्पताल से बाहर निकला। अभी वो अपनी गाड़ी के पास जा ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आती हुई एक बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मारी और आगे निकल गई। गाड़ी के धक्के से विराट काफी दूर जा गिरा और उसे गंभीर चोटें आईं। सुषमा जी और अनु दोनों कार में ही बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने विराट को बोलेरो से टकराते हुए देखा, वे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आईं और शोर मचाने लगीं। तब तक आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने तुरंत उसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। अगले ही पल सुषमा जी बड़ी तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के आपातकालीन वार्ड की तरफ भागी। विराट को बहुत चोट आई थी। उसके एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था और माथे पर भी गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कोशिश करके उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था। विराट के सिर का सीटी स्कैन भी किया गया था और अब रिपोर्ट का इंतजार था। वहीं अनु और सुषमा जी खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए कोस रही थीं। अनु रोते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने ही उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहा था, वरना वो तो ऑफिस जा रहे थे। अगर वो सीधे ऑफिस चले जाते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। सुषमा जी अंदर से खुद बहुत घबराई हुई थीं, परंतु उन्हें मालूम था कि अगर वो खुद हिम्मत हार जाएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। उन्होंने अनु को दिलासा देते हुए कहा, तुम अपने आप को दोषी क्यों मानती हो? जो होना था वो हो गया। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें इस वक्त भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जल्दी होश में आ जाए। विराट के एक्सीडेंट की खबर सुनकर हॉस्पिटल में धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी थी। एक तरफ जहां मीडिया इस खबर को कवर करने के लिए उतावली थी, वहीं कॉर्पोरेट जगत के जाने माने लोग भी विराट की सेहत का हाल जानने के लिए अस्पताल में इकट्ठा होने लगे थे। हॉस्पिटल के सुरक्षाकर्मी न्यूज़ चैनल वालों को अंदर आने से रोक रहे थे। सुषमा जी और अनु भगवान से प्रार्थना कर ही रही थीं कि तभी सिस्टर ने आकर बताया, मिस्टर विराट की सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ चुकी है। आप लोगों को डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ये सुनते ही घबराहट के मारे उन दोनों की सांसें अटकने लगीं।